चलिए बेसिस स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिस होता क्या है तो एक तरीके का सबसेट ही, लेकिन कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। लेट VF be a vector space और आज पूरी कोशिश रहेगी कि बेसिस डायमेंशन को ख़त्म कर दें। Let VF be a vector space over a field F. ठीक है, किसी फील्ड F पर है। देन a subset, then a subset B of V is said to be a basis of VF. Firstly, जब आप इसका ये जो B आपका जो सेट था, इसका जब आप स्पैन लो तो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बना देगा। ठीक है। और दूसरा, ये जो सेट आप ले रहे हैं ना, ये कैसा होना चाहिए? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। क्यों ऐसा होना चाहिए? नोट क्यों, क्या बोलो? ठीक है, क्लियर है। सो बेसिस तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख के और बेसिस को ख़त्म करते हैं। ठीक है। सो सपोज सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल चेक कर लिया आपने। अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है। तो मैंने चेक करा ये क्या है पहले इसकी। अच्छा, इससे अगर मैं इसका स्पैन लूँ, लीनियर स्पैन यानी कॉम्बिनेशंस में लिखेंगे हम इसको। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये जनरेट नहीं कर सकता आर स्क्वायर को। ठीक है ना, ये भी जनरेट कर देगा। बट ओके, अब इसका लीनियर स्पैन लेंगे तो ये तुम्हारा VF तो बना देगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा आर ये बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल ही हमने देखी ये चीज़ें। अब बात आती है कि क्या ये LI है? बट ये LI नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इसकी वजह से ये बेसिस तो नहीं बनाएगा, ये बेसिस तो नहीं बनाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये आर स्क्वायर को बना देगा, क्योंकि हो सकता है तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेसिस ही जनरेट करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, LD भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो बेसिस की डेफिनेशन है। ठीक, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ओके, डिपेंड करेगा उसके अंदर बैठा कौन है। दूसरा देखते हैं यहीं पर ही एग्जांपल। सपोज मैंने क्या ले लिया 1 0 0 1। तो आप देख पा रहे हो LD भी है, और क्या लीनियर स्पैन जब आप इसका लोगे, इसका नाम ऐसे रख दूँ मैं, जब इसका आप लीनियर स्पैन लोगे तो आपको पता है ये R2 आपको बना के देगा। तो दिस इज अ बेसिस। ठीक, ओके। देखो बेसिस यूनिक नहीं होते हैं, बट उसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक रहेगी, क्योंकि आप बेसिस बना सकते हैं ना। अब यहाँ पर कोई 2,0 ले ले और 0,2 ले ले। ठीक, तो है तो वो भी क्या LI। तो इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन यूनिक रहेगी। ठीक, ओके। ओके, ऑर्डर्ड बेसिस में क्या होता है कि पोजीशंस जो होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं।
ठीक है, जैसे आपने ऑर्डर्ड सेट के बारे में भी पढ़ा होगा। ओके, नाउ एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है? एग्जिस्टेंस थ्योरम, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस थ्योरम, बस मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, बस बोल दूंगी होती क्या है, ठीक है। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होगा हैज़ अ बेसिस, बस ये कहती है, ठीक है। और इससे पहले भी जो हमने एक्सटेंशन को पढ़ा ही था कि हम उसको, बस उसमें थोड़ा चेंज ये है कि हम उसको बेसिस के अंदर भी डाल देंगे, बिकॉज देखो सुनो, उस स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था, मैंने इसको उसको एक साथ क्यों जोड़ा, कि आपने कोई एल आई सेट लिया था, ठीक है, हमने लिया था 1 0 0 और 0 1 0, हमने ये लिया था, ठीक है। और इसका जब हमने एल एस बनाया तो ये बन गया था एक्स वाई, ठीक। अब इस के अंदर मैंने जब एक और डाला 1 0 0 और 0 1 0, और एल एस से बिलोंग नहीं कर रहा था, ना एस से बिलोंग कर रहा था ये, ठीक है। तो ये अभी भी एल आई ही, और आपको पता है कि ये एल आई है, ठीक। तो ये आपको जनरेट करके देगा क्या, मतलब बेसिस बन जाएगा ये आर क्यूब का, इस तरीके से, मतलब हम उसको एक बेसिस बना सकते हैं। ओके, नाउ द इनवेरिएंट थ्योरम। इनवेरिएंट थ्योरम में हम बात करते हैं बेसिस की, डायमेंशन की। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो, बस ये कहती है कि आप सपोज आपने एक बेसिस b1 बनाया, एक आपने बेसिस b2 बनाया, और जब आप इनकी कार्डिनलिटी निकालोगे तो वो सेम होती है, ये कहती है, ठीक है ना। हाँ, ये कहती है, तो सीधी सी बात है, सेम ही होना पड़ेगा। Okay, now next term is dimension. डायमेंशन होती है जो कार्डिनलिटी है, बेसिस के अंदर कितने बैठे हुए हैं एलिमेंट्स कह लो, यस, ठीक है ना। सो कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इज डायमेंशन। तो बेसिस की बात करेंगे, ठीक। अब शुरू करते हैं यहाँ से आपका डायमेंशन की बात। ठीक चल रहा है ना अभी तक सब? ठीक है, देखिए एग्जांपल्स। ये हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे हम बना रहे होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके का सेट रहेगा आपका A1 A2 A3 अप टू AN, और सारे AI कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, F से। जब तक आप ऐसे पता कर पाते हैं ना कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं वही आपकी डायमेंशन बन जाती है। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज n, ठीक। तो इसकी बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, अब स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में बस थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो स्टैंडर्ड बेसिस वही होते हैं जिन्हें हम अधिकतर अपने क्वेश्चंस वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे,
और जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसके अंदर, R2 के अंदर बात करूँ, ठीक, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और इनका नाम रख देते हैं E1 E2, ठीक। तो इस पर टाइम नहीं खराब करते हुए आगे बढ़ेंगे। R³ वगैरह भी निकाल सकते हो, R4 बराबर E1 E2 E3 इनके नाम रख सकते हैं। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पर, डायमेंशन ऑफ। बताइए आप लोग, आप बताते कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो अब बताइए इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी। कितने फ्री वेरिएबल्स, तो ओके नेक्स्ट, डायमेंशन CN/C। अच्छा इसको थोड़ा ठीक से लिखते हो। तो पहले दिखेगा कैसा वो लिखो, फिर उसके अंदर कितने फ्री वेरिएबल हैं, तो इसमें 2n आएंगे और इसमें कितने आ जाएंगे, n आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके बिकॉज ये सी के ऊपर ही डिफाइन है तो एक्स्ट्रा में कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि ये ऐसे होता, ये होता यदि डायमेंशन ऑफ CN/R, ठीक है ना। सो मेरे को सी इसको फॉर्म करना है, तो R से मैं उठा रही हूँ तो मुझे डबलेट्स में चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपका 2n। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। C/C पर डायमेंशन आ जाएगी, बिकॉज इसका जनरल एलिमेंट रहे A+I बीटा टाइप का, और मुझे डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। सो 1 ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी फील्ड के पास सभी एलिमेंट हैं। कोई दिक्कत परेशानी, तो वो तो इन जनरल हमने लिख ही लिया है। ओके ये है अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ Q/Q। ठीक है, यहाँ पर भी वही मिलेगी। नेक्स्ट ये है डायमेंशन ऑफ R/Q। ये बताइए, अरे नो कमेंट्स, ठीक है ठीक है। सो डायमेंशन ओवर R/Q कैसा है, इनफाइनाइट है। अब उसके लिए देखो, हालांकि ये तो ठीक है कि Q इज अ सबसेट ऑफ R, वेक्टर स्पेस भी चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब इसकी इनफाइनाइट डायमेंशन आने का रीज़न ये है कि जो मेरा R है इसके पास रैशनल और इरेशनल दोनों हैं। तो सपोज अगर मैं इसका बेसिस लिखने का ट्राई भी करूँ तो √2, √3, और ये रूट वाले बहुत सारे दुनिया भर के नंबर मेरे पास हो जाएंगे जो कि इस Q के पास नहीं है, तो मुझे R से उठाने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि मेरे को बोला जाए डायमेंशन C/Q, ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, सेम रीज़न, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ओके
अब आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पर। ओके, डायमेंशन ऑफ q√3 ओवर √q। सो एलिमेंट ये होगा, यहाँ से बिलोंग करेगा ना, किस तरीके का होगा, a+b√3 टाइप का। अब आप इसमें देखो, एलिमेंट के बारे में पता लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये है आपके पास दो फ्री वेरिएबल, तो डायमेंशन हो जाएगी तो ठीक है, ये डन। अब चलते हैं मैट्रिक्स की तरफ। देखिए मैट्रिक्स में डायमेंशन किसकी निकाल रहे हैं, m(n/n) और mn, ये ऐसे है, ठीक। सो आप जानते हैं टोटल एंट्रीज कितनी होंगी मैट्रिक्स के अंदर, mn, और जो बिलोंग कर रही होंगी r से। सो ऑब्वियसली, अच्छा mn नहीं, इंटू n कर लो, ये इन जनरल भी n भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा n², ठीक है। बाकी तो सिंपल है। और यदि यहाँ पर ये बोल दे क्या, ये mn/r है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर बोल दिया जाए डायमेंशन ऑफ m n करके ही लिख रही हूँ, उसका मतलब यही है, ये आपका c/r, ठीक, ये है। तो अब तो c के अंदर a+i/β टाइप का फॉर्म होगा, a+i/β है ना, लेकिन फील्ड हमारा स्केलर मतलब r है, तो और इसके पास एंट्रीज हैं a+i/β, तो इसमें जस्ट क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मुझे आयोटा वाला भी तो टर्म बनाना होगा ना, ठीक। तो वो जस्ट डबल हो जाएंगी, सिंपल वही कॉन्सेप्ट प्रीवियस। ओके, यस। सो इस बार ये तो सब कर ही लेंगे, ओके। अगर c/c पर क्या होगा, सेम डायमेंशन हो जाएगी, बिकॉज फील्ड के पास में एलिमेंट डायरेक्ट उठा सकते हो आप। n क्रॉस की है तो n² हो जाएगा, और अगर mn की होगी तो mn हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक, ओके। अच्छा, अगर ऐसे डिफाइन हो जाए, डायमेंशन ऑफ m(n×n)ओवर ये r और ये ओवर c पर है, तब बताइए क्या होगा इसका। रीजन, रीजन सिंपल है, ये कौन है, अभी किसी ने हाई किया, हाँ, बिकॉज नॉट वेक्टर स्पेस, जब वेक्टर स्पेस नहीं तो फिर डायमेंशन किस बात की। हाँ बिल्कुल बेसिक, ये हमने कल ही डिस्कस किया था, है ना, सबसे बेसिक चीज़। चलो ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब कुछ ये हो गया नॉट डिफाइन, अब लगाएंगे रेस्ट्रिक्शंस। v है इस तरीके से, a इज इक्वल्स टू aij n क्रॉस n सच दैट aij बिलोंग करता है आपका r से, ठीक, सच दैट a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a है, ठीक। तो अब आप इसकी मुझे डायमेंशन बता दीजिए।
बताइए। किसी को इसका प्रूफ तो नहीं जानना होगा ना, आई होप आता ही होगा बिकॉज हम रिवाइज ही कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, एन स्क्वायर टोटल हो गई, और अब जो रिपीटेड हो रही है उनको निकाल दो और फिर डायगोनल को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। और यही चीज़ अगर मेरे से पूछ ली जाती किस पर, सेम ये होता हमारा, ये वाला होता सी ओवर आर पर। ठीक है, सी ओवर आर समझ के चलिए। ये आइजेस आपके सी से आ रहे हैं, तब क्या हो जाता है इसके अंदर, तब सिंपल अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। एक और इसी के अंदर v इज इक्वल्स टू ए आई जे n क्रॉस n सच दैट a ऑफ आई जे बिलोंग कर रहा है c से। ठीक, एंड a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। तो बताइए, पहला डायमेंशन ऑफ v ओवर c और डायमेंशन ऑफ v ओवर r। अब a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस a है, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल पर एंट्री 0, तो वो तो काउंट करेंगे ही नहीं। ये हो जाता है आपका n माइनस 1/2 ओके, ये होगा ये, और ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अरे रुको रुको रुको, नहीं ठीक तो था, क्या कर दिया, मैं भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हूँ। वो तो सी ओवर सी से बिलोंग कर रहा है ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक था, ठीक है ठीक है। चलो, सो इसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, मतलब मैट्रिक्स वाले पर। ये बताइए, इसमें क्या है कि v इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू ए आई जे
m क्रॉस n सच दैट ए आई जे बिलोंग कर रहा है आपका r से एंड समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to m aij is equals to 0 for each I. ठीक है, सो पहला है इसके अंदर डायमेंशन ऑफ v ओवर c बताइए, डायमेंशन ऑफ v ओवर r बताइए, और थर्ड इज अब मुझे डायमेंशन ऑफ v ओवर q बताइए। ठीक है ना, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। हाँ वो सही था, मैंने देख लिया। मैं उसको समझ रही थी कि वो R से है बट था वो C से। सबके आंसर ना एक ही साथ लिख दो, 1 2 3, जैसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं ना, एक ही लाइन के अंदर। हाँ ऐसे बढ़िया, नाइस दीपेश। बढ़िया, ठीक है, ऐसे ही चाले। ठीक है, फिर ये तो हो गया। अब ये तो डिफाइन ही नहीं है क्योंकि हम बार बार देख भी चुके हैं, क्योंकि v बता रहे हैं एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, r से, और r इज नॉट, सॉरी c इज नॉट सबसेट ऑफ r। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया, तो नॉट डिफाइन v ओवर r का निकाल ही देंगे आप। रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि ए आई जी 0 फॉर ईच आई, तो ये हो जाएगा एम एन माइनस एन, और इसके लिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखो जैसे कि v है a1 a2 a3 a4 और a5। ठीक है, ये कहाँ से है, ये r5 ओवर r से आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, आने दीजिए। देन हमको बोला गया है क्या कि a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक, देन हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ v ओवर r बताइए। ठीक है, तो देख भी सकते हो, तो बहुत सिंपल है, ये तो ठीक है, ये तो रहने वाले हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है इन तीनों पर। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स चेक करना है हमें, तो एक आ जाएगी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, बचेंगे 4, 1 2 3 4, तो डायमेंशन हो गई 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। सिंपल। इसी तरीके से ये nth के लिए भी हो सकता है, बहुत सिंपल है। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया यहाँ से। ओके, ये करो, ये थोड़ा सा तो मतलब आसान ही है सभी। ये देखिए v इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है,
x1 x2 अप टू दे रखा है x100। ठीक, x100 ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है R100 ओवर R से। अरे उससे याद मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मेरे को कल क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ R11। अरे मेरे को ध्यान नहीं रहा वो अभी करना। x1 प्लस x2 अप टू x50 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, एक तो ये दे दिया हमें, और दूसरा हमें बोला है x51 प्लस x52 अप टू x100 इज इक्वल्स टू 0, ये बोला है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन की अगर बात करी जाएगी तो आपको पता है कि किसी भी एक पर ये डिपेंड कर जाएगा। मतलब फ्री वेरिएबल में यहाँ पे आपको 49 मिलेंगे, इधर भी आपको 49 मिलेंगे। 49 प्लस 49 इज 98, या 100 माइनस 2 भी कर सकते हो, जिस तरीके से भी सोचना चाहो सोच लो। ठीक, ओके। अभी आपको सी पर भी डिफाइन करके दे सकते हैं, आर पे भी दे सकते हैं, जिस पर उनकी इच्छा होगी उस पर दे सकते हैं। ठीक, ये कर लेते हैं इसके अंदर। ये देखो, करते हैं इस पर भी 4-5 एग्जांपल्स और अभी। W5 इज इक्वल्स टू नॉट W5, इसकी जरूरत भी नहीं है। W इज इक्वल्स टू P ऑफ X बिलोंग करता है V से, सच दैट P ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है आपका P ऑफ X। सो ये तो आप साफ साफ देख भी रहे हो, ये इवन फंक्शन है। अब इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जा रही है, और इन जनरल पूछी जा रही है। बताइए, तो किस तरीके से कर रहे होंगे आप? n/2 प्लस 1 इफ n इज इवन। इवन आप फॉर्म करके भी अपने हाथ से देख सकते हो, ठीक है। और n+1/2 इफ n इज ओड। तो ठीक है, अगर आपका ये किस तरीके से डिग्री का बन जाए, ये आपका P ऑफ X इज इक्वल्स टू है A0 प्लस A, अच्छा हाँ, A2 एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमको लेके चलना है ना इवन। ठीक है, सो यहाँ पे डायमेंशन कितनी आ जाएगी बताइए? n इज इक्वल्स टू 4 लेके चलोगे तो 4/2 प्लस 1 3 आ जाएगी। और आप मतलब ये फॉर्म ही कर दिया मैंने, ये देख भी सकते हो। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब एक ऑड के लिए भी ये रिजल्ट, उसको भी देख लो। P ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस P ऑफ एक्स। ये हो गया तुम्हारा ऑड पॉलिनॉमियल्स, या ऑड फंक्शन कह लो। ठीक है, एक सेकेंड।
ये होती हैं छोटी छोटी टर्म्स। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एन। एन प्लस 1/2, प्लीज़ लिखते चलना अपने साथ के साथ, बाकी एज अ शॉर्ट नोट आप लोगों के बनते चलेंगे। एन इज ओड और n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, ओके। बढ़िया है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर ही। सपोज आपको क्या बोला जाए कि डायमेंशन ऑफ ऑल वेक्टर, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और वहाँ पर कंडीशन क्या लगा दी जाए। इस तरीके का क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, हो सकता है इस बार उसकी सिमेट्रिक बोल दें। ठीक है, और A इज इक्वल्स टू Aij n cross n with real entries, with real entries and A11 is equals to 0, and एक कंडीशन और लगा दी, trace of A is equals to 0। अब आपके पास यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं। ठीक है ना, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता दी और एक बता दिया ये एंट्रीज और एक ये है। सो अब यहाँ पर आपसे इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पकड़ो, उसकी डायमेंशन निकालो, फिर उसके बाद क्या बोला है, ट्रेस 0 है और फिर बोला है एंट्रीज 0 है। तब बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सिंपल, -2 कर देंगे, आ जाएगी। तो विल बी n² प्लस n -4/2। ठीक है जी, ये तो हो गया डन। अब चलते हैं आगे। एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्या कह रहा है कि लेट VF be a finite dimensional vector space। ठीक है, एंड W1 W2 be two subspace of VF, देन हमसे अगर पूछा जाए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 को बताइए। ठीक है ना, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे जब हमने PY की जो प्रैक्टिस सेशन किया था। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 ये था हमारे पास रिजल्ट। नक्शा बनेगा नहीं बनेगा।
कोई फ़ायदा नहीं है, हटा दो। ये था हमारे पास। ठीक, जब ये मैक्सिमम होता है तब ये मिनिमम होता है, और जब ये मिनिमम होता है, ये मैक्स, ये मिन, ये मिन, तो ये मैक्स। ठीक है, जैसे कि इस पर क्वेश्चन कर लो। बता दिया यहाँ पे विद डायमेंशन u is equals to डायमेंशन ऑफ w is equals to 3। ये डायमेंशंस हमको बता दी गई हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w एंड u प्लस w। बताइए। पानी खत्म हो गया मेरा तो। करिए आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व कर भी चुके हैं तो बहुत बढ़िया। मैं जरा पानी लेके आती हूँ।
हो गया क्या? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। कर लिया होगा ये सभी ने। ओके, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। यदि ऐसा होगा तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी जरूर हो रही होगी। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, ये देखिए कि लेट वी एफ क्या है, बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट रहती हैं। कैसे? ये देखो, बी इज अ बेसिस। अगर बी आपको पता चल जाए बेसिस है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा बी इज मैक्सिमल एल आई सेट इन वी एफ। और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये सब आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगी। बी इज मिनिमल जनरेटिंग सेट इन वी एफ। ठीक है, और लास्ट वाली जो है कि एवरी यू बिलोंग करता है जो वी को, कैन बी रिटन, ठीक है ना, इस वी को कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन बी इन अ यूनिक वे। ठीक है, सो यदि कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन आया और वहाँ पर इनमें से कुछ भी, कोई भी दो इस्तेमाल हो गई तो यू कैन इजीली थिंक। ठीक है, दूसरा ये देख सकते हो कि एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है ओवर अ इनफाइनाइट फील्ड। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस। तो ये बस एक रिजल्ट बना दिया है। ओके, किसी को कुछ डाउट तो नहीं पूछना है, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई कंफ्यूजन? तो पूछ सकते हो, बिकॉज मेरा ध्यान आज इस तरफ लिखवाने पर ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है,
ये देखो, ये रिजल्ट देखो, बढ़िया है, ऑब्जर्वेशन वाला है, दैट्स इट, आसान भी है। जैसे कि क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ वी ऑफ एफ की डायमेंशन कितनी आती है, एन आती है, एंड एस कोई सबसेट हो गया वी ऑफ एफ का, ठीक है, जो कि एल आई है, जो कि एल आई है, ठीक है। एंड एक कंडीशन और हमें दे दी कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू बी एन है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, बताइए, यहाँ से क्या समझ में आता है हमें कि किसी वेक्टर स्पेस की हमें डायमेंशन दे दी और ये बता दिया कि एस कोई सबसेट है, ये बता दिया कि एल आई है, और ये भी बता दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू एन है। तो क्या यहाँ से क्या समझ में आता है? परफेक्ट, एस इज अ बेसिस। तो एस क्या है? एस इज अ बेसिस, ठीक है। यहीं पर एक रिजल्ट और हम देख सकते हैं, क्या कि यदि डायमेंशन ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू एन है, ठीक है, समझना, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ वी एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इस बार जो एस है वो कह रहे हैं कि वो ग्रेटर देन एन है, देन एस के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं? प्रीवियस वाले रिजल्ट को ध्यान में रख के आप सोच सकते हो। एस इज एल डी, हाँ, एस एस के क्या होने के चांसेस हैं? एस का लीनियरली डिपेंडेंट होने का चांस बनता है, ठीक है। आगे देखिए कि यदि एफ एस इज अ सबसेट ऑफ वी एफ, ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन एन है, देन ये किस बात को इम्प्लाई करेगा? तो कभी भी यदि ये सबसेट बन रहा है और ये बराबर नहीं रहेगा किसके, इसकी डायमेंशन तुम चेक कर सकते हो, एन भी नहीं बनेगी, तो कभी भी ये स्पेन नहीं कर पाएगा किसको, वी को। ओके, तो ये थे इसमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने देखे। और भी कोई रिजल्ट बच रहा है? ठीक है, एक ही हो गया। तो रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है, इस पुरानी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी फील्ड की डायमेंशन n बन जाती है और y1 y2 yn उसको जनरेट करते हैं, ठीक है ना, सुनो ध्यान से, कोई हमारे पास कोई फील्ड है, कोई वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n बन रही है और उसको जनरेट करने वाले जो वेक्टर्स है y1 y2 अप टू yn है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वही उसके बेसिस बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक रिजल्ट इसी के अंदर ये हो जाता है कि डायमेंशन
वी एफ की एन आ रही है और y1 y2 yn क्या है, अप टू ये एल आई है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिस के अंदर चले जाएंगे, तो ये दोनों रिजल्ट एक जैसे ही है। ठीक, मेरी बात को सुनना भी ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये रिजल्ट देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कि यदि इफ डायमेंशन ऑफ वी एफ कितनी दे रखी है, एन दे रखी है, ठीक है, और देन बोला गया है देन y1 y2 अप टू ym, ठीक है, इसको ध्यान रखो, ym जनरेट वेक्टर स्पेस vf। तो तब हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो m है ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, ये देखो, तो ये बता दिए किसकी डायमेंशन है, किसी वेक्टर स्पेस की जो n है, और इसको जनरेट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस वी एफ जो m है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, तो m जनरेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो m जो है वो एल आई हो, या हो सकता है वो एल डी हो। अगर एल आई है तो उस केस में m इज इक्वल्स टू n हो ही जाएगा, यदि एल डी है तो उस केस में m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हमने इसको लिखा है स्टेटमेंट को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो, अगर मैं R2 की बात करूँ 1 0 0 0 1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है, ये इसकी डायमेंशन है जिसमें दो आ रहे हैं, ठीक है ना, एज एन। लेकिन किसी ने बोला कि इसको जनरेट करने वाले कौन है, एम वेक्टर है, हो सकता है दो कर रहे हो, तीन कर रहे हो, तो इसलिए वो एम का यूज़ किया है हमने। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, सो अगर एल डी है तो बड़ा हो जाएगा, और यदि एल आई है तो इक्वल्स टू एन हो जाएगा। क्या ऋषि, समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो ये लिखा किस केस के अंदर गया है वो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ठीक है ऋषि। चलिए आगे वाला रिजल्ट देखते हैं।
कि यदि इफ डायमेंशन ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू n है, ठीक है, देन y1 y2 अप टू ym आर li. इट इम्प्लाइज ये जो m है ये लेस देन इक्वल्स टू n होगा, ठीक। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सपोज ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, सपोज यदि मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने वी एफ को माना आर क्यूब, वी एफ को क्या माना मैंने आर क्यूब, तब तो डायमेंशन 3 है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। और ये y1 y2 ym और li, ठीक। सो 1 0 0 1 0 ये li है, ठीक। सो उस केस में ये इसकी डायमेंशन 2 ही निकल रही है, तो लेस देन है, और इक्वल्स टू का सिंबल इसलिए आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर ये आ जाए, तो इस तरीके से ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है। बस उन्होंने बोल दिया li, ये बात हमें ध्यान देने की है। देखो इसके अंदर अभी कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बच रहे हैं, देन ये वाला टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, li और ld वाला, फिर चलेगा डायरेक्ट सम। और डायरेक्ट सम में भी बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट सम है, बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी। ठीक है, चलो अब बाकी के रिजल्ट कर लेते हैं। गेट में और नेट में इस यहाँ से पूछा जा चुका है, IIT जम में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, मैं भी पूछा भी गया तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं मैं, तो ठीक है ना। देखो ओके, डायमेंशन यदि हमें निकालनी हो किसकी, किसी फाइनाइट फील्ड के ऊपर, v ओवर जेड पी इज इक्वल्स टू n दे रखा है ना, तब क्या कर रहे होते हैं हम, v ओवर जेड पी पी की पावर n, ठीक है, जेड पी ओवर जेड पी पी की पावर n कर रहे होते हैं। जैसे कि डायमेंशन ऑफ v ओवर जेड पी इज इक्वल्स टू 3 दे दिया, एग्जैक्टली z5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, p की पावर n, यानी p की पावर 3 जो है 5 की पावर 3, चल क्यों नहीं रहा है, दिस इज 125, ठीक। ये है इसके अंदर, ओके इसके अंदर 2-3 रिजल्ट हो रहे हैं, देन हम फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। थोड़ा हैंग होना शुरू हो गया और लाइट भी जा चुकी है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस यदि हमें कैलकुलेट करने हैं किसमें, v ओवर जेड पी में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वही p की पावर n -1 p की पावर n माइनस p, ठीक है ना। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, p की पावर n माइनस p की पावर n -1 p की पावर n -2 ऐसे भी लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लिख लीजिए। ओके
अभी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये तो था टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस निकालने के लिए। अगर निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस, ठीक। यदि निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस, तब हम क्या करेंगे, तब दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, इसको थोड़ा ठीक करके लिख दूं। इस अपॉन में बस अपॉन में एन फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। पी की पावर n -1, पी की पावर n -p एंड सो ऑन, p की पावर n माइनस p की पावर n -1 अपॉन n फैक्टोरियल। यदि सब स्पेस की बात करेंगे ऑफ डायमेंशन r, ठीक है ना। देखो अब जरा इसके अंदर, इसको ध्यान से देखो, क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ v ओवर zp ऑफ डायमेंशन r। किसके, डायमेंशन r के सब स्पेस के बारे में पूछा जा रहा है। तब आप फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये देखिए, p की पावर n -1, p की पावर n -p एंड अप टू p की पावर n -p स्क्वायर एंड सो ऑन p की पावर n माइनस p की पावर r -1 अपॉन p की पावर r -1 बिकॉज p की पावर बेसिकली 0, p की पावर 1, फिर p की पावर 2, ये सब सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, p की पावर r माइनस p की पावर r -1 तक, ठीक है। सो ये हो गया। और ZLN और GLN और SLN ओवर के बारे में हम कल ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, कल हम आगे चलेंगे। मैम आज डायरेक्ट सम तक करवा दीजिए, डायरेक्ट सम तक करवा दें। चलो ठीक है, डायरेक्ट सम भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए फिर लास्ट वाले के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बता दूंगी। अभी डायरेक्ट सम स्टार्ट करते हैं, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एंड करने के मूड में थी, बिकॉज ठीक है, डायरेक्ट सम देखो कुछ भी नहीं है, देखो करो रिवाइज। इसके लिए मुझे भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या नाम है आपका, ऋषि। फिर मैं क्वेश्चन देख के फिर मैं इसको करा दूंगी। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, ठीक। देखो बाय थ्योरम ही देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक। सबसे पहले दो सब स्पेसेस के अंदर है, 3 के अंदर, 4 के अंदर भी बात कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं तरीके से। देखो कि लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। किसी फील्ड पर है, ये लिख नहीं रही हूँ मैं, फील्ड पर है पहले से ही। एंड W1 W2 P2 सब स्पेस, then we say that V is direct sum। तब हम क्या कहते हैं,
V को कहते हैं डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इज डिनोटेड बाय ठीक। यदि कंडीशन क्या है, इफ ईच वेक्टर u जो बिलोंग करता है Vf से, ठीक है ना, u जो बिलोंग करता है Vf से, इस कैन बी रिटन एज और ये W1 W2 कहाँ से आ रहे हैं, W1 और W2 से। ये होता है आपका कैपिटल W1 से और W2 कैपिटल W2 से। तो कुल मिला के ये तो उसकी नोटेशन की बात हो गई, ठीक। मेन बात क्या है, यदि ईच वेक्टर, प्रत्येक वेक्टर है ना, किसका, Vf का, किस तरीके से लिख पाए, इस तरीके से लिख पाए, तो उसी को हम बोल रहे होते हैं कि W1 प्लस W2 इज अ डायरेक्ट सम। ठीक है। अब इसमें ना इसके लिए क्या है, थ्योरम है, कैसे हम चेक कर रहे होते हैं, इसके लिए थ्योरम है। ठीक है, देखो थ्योरम का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या है थ्योरम, एक दो एग्जाम्पल एंड डायरेक्ट सम डन। देखो थ्योरम क्या कहती है, सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि अभी हमारा डायरेक्ट सम का सिंबल हो गया W1 प्लस W2। अब ऐसा होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, तो वाई वी इज इक्वल्स टू W1 प्लस सम की बात की थी हमने, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब आप W1 इंटरसेक्शन W2 में इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ आपको 0 मिलना चाहिए। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तो अब डेफिनेशन के थ्रू ना जाके हम ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक। और यदि ये चीज़ हो जाए तुम्हारी, ये तो दो वेक्टर, दो सब स्पेस के लिए हमने बात करी है, हो सकता है n सब स्पेस हो, तो n सब स्पेस के लिए कैसे हो जाएगा डायरेक्ट सम, वी एफ इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN, और उन सभी का इंटरसेक्शन शुड बी 0 सब स्पेस। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एग्जांपल्स, ठीक। एग्जाम्पल क्या कहता है, सपोज मैंने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ओवर हमने आर ले लिया। कोई कमेंट है क्या, अभी देखूंगी, एक सेकेंड। तो एक्स एक्सिस प्लस, तो ये डायरेक्ट सम है ना, क्यों, तुम्हें पता है कॉमन में सिर्फ तुम्हें 0 ही मिलेगा, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मुझे ये आर स्क्वायर ओवर आर मिल जाएगा। तो कोई समस्या की बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक। और लिखते कैसे हैं, एक्स एक्सिस तुम जानते हो इस तरीके की होती है, कैसी, x,0, ठीक है, दोनों ही सब स्पेस हैं, सबसे कंडीशन, ठीक है। अब प्लस ये जरूर चेक करना है हमको, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ से 0,y, y बिलोंग कर गया, अरे पूरा बिलोंग कर गया आर स्क्वायर से, सच दैट y बिलोंग कर गया आर से, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन आएगा, देखो मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम देख भी लो भाई, यहाँ से देख लो, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। जब इनका सम करते हैं, यूनियन अलग होता है, सम अलग होता है, सम के अंदर ये सब कुछ आ जाता है, यूनियन में सिर्फ ये ही आ रहे होते हैं, ठीक है। सो यस, अब कॉमन कौन है, कॉमन तो यही दिखाई देगा ना, ये वाला पॉइंट कॉमन मिलेगा तुम्हें, ठीक है।
दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, r³ ओवर r पर। ठीक, तो x एक्सिस, ठीक है ना, मैं ऐसे चलो लिख देती हूँ, x एक्सिस प्लस y एक्सिस प्लस z एक्सिस। ठीक है, तो इनको जोड़ोगे तो एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा, फिर उसके साथ z को जोड़ोगे तो तुम्हें एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अब इंटरसेक्शन के लिए तो पहले दो का इंटरसेक्शन लो तो एक्स वाई प्लेन बना, अब उसका इंटरसेक्शन z के साथ लोगे तो सिर्फ यही पार्ट कॉमन मिलेगा। अगेन मैं ऐसे समझाती हूँ बिकॉज हम पे कुछ 3D तो है नहीं ऐसा, तो इनको एक्स वाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन पार्ट बनेगा यही वाला ही। ठीक, ये हो जाता है तुम्हारा सिंपल। इस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर भी देख सकते हैं, इसी तरीके से हम फंक्शन स्पेस के अंदर भी देख सकते हैं। किसी भी फंक्शन को हम एज अ ऑड और इवन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, सो वो एक वो होता है डायरेक्ट सम, इवन फंक्शन, डायरेक्ट सम, ऑड फंक्शन। तो ठीक है, लिखवाओ इस चीज़ को। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आ गया आगे जाके, मिल गया। चलो देखो अब आगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हो ओवर आर, कंडीशन अप्लाइड ओवर आर। ठीक है, और आप जानते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कॉमन आएगी तो बन जाएगा डायरेक्ट सम, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन एम एन सी ओवर आर में भी लिख सकते हो, एम एन सी ओवर सी में नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो सब स्पेस नहीं बनेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फेल हो जाता है आई थिंक। ठीक है, बोल दिया मैंने, लिखना ज़रूरी है तो प्लीज़ एक बार बता दो, लिखूँ या बोल के काम चल जाएगा, प्लीज़ मेरे को बताइए। चलो लिख देते हैं, तुम्हें क्या सोचना है। हाँ ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वी एफ है जो मैट्रिक्स का हम बना रहे हैं, स्पेस एम एन क्रॉस एन ओवर आर। ठीक है, ये है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस, लिखा जा सकता है, ये होता है रिजल्ट, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और देखो ये हैंग हो रहा है, मुझे दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, अब ये है, किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है, कोई भी मैट्रिक्स उठा के देखना, ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा, अपॉन 2 करके लिखोगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए चलो इधर लिख ही देती हूँ, थोड़ा सा हैंग हो रहा था, दैट्स इट।
और तुम जानते हो कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है? जीरो इज द ओनली मैट्रिक्स जो दोनों कंडीशन को रखती है और वही कॉमन आएगी। हमारी डायरेक्ट सम की कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, कॉमन में सिर्फ कौन मिलेगा? ओनली जीरो मैट्रिक्स, जो कह रहे थे कंडीशन के हिसाब से। और सभी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, इसी तरीके से अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो वो ट्रू नहीं होगा बिकॉज ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी हमें, सिर्फ डायगोनल मिलेगा। सपोज किसी ने बोला कि आप ऐसा करिए, डायरेक्ट सम लिखिए किसका? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का। ठीक है, ये लोअर और अपर की बता दिया मैंने। तो चलो वो तो ठीक है, हम लिखने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब हम इनका इंटरसेक्शन लेने की बात करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ये डायगोनल कॉमन मिलेगा। लेकिन हमें फिर हम इसमें से ज़ीरो नहीं मिलेगा ना, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई इट्स नॉट अ डायरेक्ट सम। ठीक, नेक्स्ट देखो फंक्शन स्पेस। तो किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हैं एज अ इवन और ओड फंक्शन। और इंटरसेक्शन में आपको W1 इंटरसेक्शन W निकालोगे, W1 इवन फंक्शन माना, तो मैं लिख रही हूँ इवन फंक्शन ई फंक्शन और ये तुम्हारा ओड फंक्शन। ठीक, तो आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। वही सेम चीज़ करेंगे, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, है ना, ऑर्डर इवन की डेफिनेशन लगा के। सो ज़ीरो इज़ द ओनली फंक्शन जो कैसा होता है, जो ओड भी है और इवन भी है। तो कॉमन में वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल गए मेरे को। पहले ये लिख लेते हैं और बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया, ये देखो कि साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, ये क्या है? ये एल आई है। अब की मैं तो ये कह रही हूँ अप टू साइन एन एक्स, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ साइन एन एक्स, ये हो गया एल आई ओवर आर। ठीक है, अब चाहे वो हाइपरबोलिक में हो तब भी वो एल आई हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि अब ये बताइए मेरे को कि साइन एक्स एल आई है या नहीं है, तो एल आई के लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि कांट बी रिटेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। सो इसको देखो, तो इसका एक्सपेंशन करोगे बाय फॉर्मूला, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दोगे तो ये एल आई तो नहीं होगा, ये एल डी होगा। ठीक है, ये है इसमें बस, और क्या है। ठीक है, और है ठीक है, आई होप देखो, अब ये भी देख लो, एक दो एग्जांपल्स हैं फिर ख़त्म करते हैं इसको। जैसे कि मैंने बोला आर क्यूब ओवर आर है, ये है W1 प्लस डायरेक्ट सम ऑफ W2।
और बोला गया है कि W1 एंड W2 आर डिस्टिंक्ट प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बताइए क्या ये ट्रू है? आप लोग बताइए। डिस्टिंक्ट प्लेन ले लो, ठीक है। तो पहले चेक कर लो, जैसे कि तुमने ले लिया क्या, एक्स वाई ले लिया और एक ने एक्स जेड ले लिया, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग प्लेन्स हैं, इंटरसेक्शन में एक्स मिल गया क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, तो नहीं बनेगा डायरेक्शन, सिंपल है। सो ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ओके, बढ़िया है। सो खत्म डायरेक्ट सम या कुछ और बच गया है? ये किस कंडीशन में हो सकता है वो देख लो, एक और रहेगी ये कंडीशन कि क्या बोला जाए, जैसे आर क्यूब बोल दिया जाए कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज नॉट इन W1, ठीक है। अरे क्या पूछ रहा था इसके अंदर, तो बताइए इस केस में क्या होगा। बताइए आप लोग इस केस में क्या होगा।
अरे कहाँ गए? इस केस में ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इस केस के अंदर ये हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स। कल हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।